ऑल राइट, क्या चल रहा है, क्या हाल चाल चल रहे हैं सबके सब, बहुत ही बढ़िया है कि नहीं। जैसे भी हो, अभी मुझे सबके सब बिल्कुल हाई ऑन एनर्जी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ऐसे बैठ के मत देखना क्या अरे यार फिर से यार, अरे नहीं भाई, इतने खूबसूरत एग्जाम्पल्स आपके लिए लेकर आया हूं कि आपको इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि क्या बताओ। ठीक है, और उसके अलावा आपको तो पता ही है कि हम क्या करते हैं। इसका पहला पार्ट में डाल चुका हूं जिसमें हमने बहुत सारी चीजें कवर की हैं। पहला पार्ट नहीं देखा है तो अरे बेटा क्या कर रहे हो, पहला पार्ट जाकर देखो, उसके बाद में इधर आना। वैसे अगर आ गए हो तो मत जाओ ये छोड़ के, और अगर यहां पर भी आ चुके हो तो 5 से 6 मेरी एक स्पेशल क्लास है, अब ये 4 से 5 ये चल रहा है प्रीमियर। तो अगर आप लोग 5 से 6 आना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आ जाना, क्योंकि हम उस पर पूरी की पूरी एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। मतलब आपको करना क्या है, ये वीडियो देखो, इसके पहले वाला वीडियो, दोनों वीडियो देखो, फिर मेरी आज की स्पेशल क्लास अटेंड कर लो, तो उसमें आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशन हो जाएंगे। फिर आपके पास बचा क्या जीवन में करने के लिए, सब कुछ तो आपके हाथ में है, बिल्कुल चम्मच से खाया हुआ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ऑल राइट, सो वेलकम टू एनटी लेट्स क्रैक फाउंडेशन इन एनटीएसई यूट्यूब चैनल। ठीक है, काफी सारा मैं इस चैनल के ऊपर आता रहता हूं, 4 से 5 रोज प्रीमियर होता है, और 10 से 11 रोज एक बहुत ही मजेदार मसालेदार सबदार क्विज होती है। समझदार, जितने भी दार होते हैं उतनी सारी क्विज होती है। ठीक है, बस इतनी मजेदार, समझदार और मसालेदार, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ऑल राइट, तो मैं हूं कौन? अरे यार सब लोगों को पता होगा, बट फिर भी हमको बताएंगे, हम बार बार बताएंगे, एक बार नहीं 100 बार बताएंगे। प्रणय चौहान मेरा नाम है, जिसमें आर कैपिटल है। क्यों? क्योंकि ये मेरा स्टाइल है ना। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है क्या? चलो, तो आई एम मोटिवेटर एंड एंटरप्रेन्योर एंड एजुकेटर एंड अ सीनियर मोर देन अ टीचर। जितने लोग पहली बार देख रहे हैं भाई, मेरी बात सुनो, ये जो बंदा दिख रहा है ना, ये ही इज नॉट अ टीचर, ही इज अ सीनियर। क्या डिफरेंस है? टीचर आपको बताएंगे, देखो टीचर अपनी जगह, सीनियर अपनी जगह, बट मैं वो वाली वाइब मेंटेन करता हूं कि जो आपको दोस्त बताता है ना, जो आपको दोस्त जिस टाइप से समझाते हैं, जो आपको समझ में आता है, आखिरी टाइम में भी आपको लगता है कि हाँ यार तो बिल्कुल सही समझ में आ गया मुझे, वो वाली वाइब से मैं समझाता हूं, ताकि चाहे कुछ हो जाए भूलो ही ना। तो एग्जाम के पहले भी जो दोस्त समझाता है ना, एक दिन पहले, वो हमेशा हमेशा के लिए जन्मों जन्मांतर तक याद रहता है ना। दैट्स द वाइब दैट आई एम ट्राइंग टू मेंटेन। ठीक है, सीनियर मोर देन टीचर। वैसे भी जब मैं टीचर की बात करता हूं तो आप ऐसी, मैं बार बार बोल चुका हूं कि टीचर क्यों नहीं, क्योंकि इसमें आप हायरर के लिए नीचे आ जाते हो, और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं आपको हायरर के लिए ऊपर पोजीशन से देखूं। मतलब जैसे आप बोलोगे ना टीचर और टीचर, तो क्या होगा कि अरे ये तो मुझसे टीचर है, अरे मैं इसका स्टूडेंट हूं, अरे ये तो मेरे टीचर है, मैं इनका स्टूडेंट हूं, अरे ये तो मेरे टीचर है, मैं इनकी स्टूडेंट हूं। अरे ऐसी हायररकियल गैप नहीं, वी आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म बडी। ठीक है, और थोड़ी जानकारी अगर आप पहली बार देख रहे हो तो 10 से 11 वाली क्विज में आपको इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि बस। तो हमने क्या किया भैया, आपने क्या किया? आप बता तो रहे यहाँ पे ज्ञान तो बांट रहे हो, बट आपने क्या किया भाई? मैंने 9.46 पे स्कोर किया क्लास 10 सीबीएसई के अंदर, और 91.4% क्लास 12 नहीं, क्लास 12 के अंदर, क्लास 12 सीबीएसई पीसीएम का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जिसमें से आज हम करने वाले हैं फिजिक्स। ठीक है, क्या करने वाले हैं? फिजिक्स। देखो मैंने अपने सिर पे लिख दिया है ऑल यूजिंग स्ट्रेटेजी। इसका मतलब अरे हमने भाई स्ट्रेटेजी को ज्यादा महत्व दिया एज कंपेयर टू बुक्स। मतलब हम बिल्कुल अंधाधुंध होके किताबी कीड़ा बन के पढ़ाई नहीं की थी। We have used strategies, how to organize our work, how to study, how to and when to study, so that our return on investment ROI is exponential. इसका मतलब अरे कम मेहनत करने पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट, सॉरी कम इन्वेस्टमेंट करने पे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, ये चीज थी जो हमने ट्राई की है, और मैं चाहता हूं कि आप सब भी करो। एनीवेज, आज के जो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये 4 वाले टेबल फोर्स डिस्कस कर चुके हैं। वैसे तो ये पिछला वाला ही है, ठीक है, मैंने ये इतना यहां तक तो उसमें कर दिया था। ये जो वस्तु है इसके अंदर बहुत ही खूबसूरती से आज एग्जांपल देखेंगे हम, बहुत ही खूबसूरती से। ठीक है, ऑल राइट, बट बिफोर दैट लेट्स गिव अ क्विक इंट्रोडक्शन टू द लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड एनटीएसई सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी। देखो, अगर आप सब्सक्रिप्शन ले तो आपके पास में क्या क्या चीजें, क्या क्या बेनिफिट आने वाला है। डेली लाइव क्लासेस है बहुत सारी, ऑल्दो मेरी जो स्पेशल क्लास है ना, मेरी जो स्पेशल क्लास है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसमें एनसीईआरटी सॉल्व करूंगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर फ्री की चीज भी आप नहीं देख रहे हो जिसमें अगला आपके एनसीईआरटी सॉल्व करवाने को तैयार है, तो फिर ये तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है,
एनीवेज, जो सब्सक्रिप्शन है पेड सर्विस में डेफिनेटली बहुत सारे प्रिविलेज्ड ऑफर्स हैं, जैसे कि आपको पूरा अथाह मटेरियल, दुनिया भर का मटेरियल आपकी जेब में मिलता है, दुनिया भर के वीडियो लेक्चर्स आपकी जेब में मिलते हैं, हमेशा के लिए आपकी जेब में मिलते हैं, जितना लंबा आपका सब्सक्रिप्शन है। और क्या इसकी प्राइस है, इसकी प्राइस भी अगर आप देखो, बट उसके पहले देख लो, मेरी बात सुनो, अनअकैडमी की लर्निंग आप डाउनलोड कर लो, बहुत सारे फायदे हैं, ऐप फ्री है। क्या क्या फायदे हैं, अरे मेरी जो स्पेशल क्लास होती है ना वो इसी पे आती है। अरे 10 से 11 बजे जो मैं क्विज करता हूं YouTube पे, अगर आपको इस क्विज में पार्टिसिपेट करना है, आपको आंसर देना है, तो भी आपको ये ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। और ऐप डाउनलोड कर ही लो, क्या जा रहा है, छोटी सी ऐप है, मजेदार ऐप है, इतना सारा कंटेंट है ऐप के अंदर। ऑल राइट, चलो मान लो भैया मुझे सब्सक्रिप्शन लेना, तो मैं क्या करूं, फाउंडेशन एंड एनटीएससी वाला जो सब्सक्रिप्शन है बेस्ट, मतलब मेरा पर्सनल फेवरेट इसके बाद वाला है, बट हाँ अगर आपको फाउंडेशन एंड एनटीएससी चाहिए तो इसके लिए सबसे बेस्ट है ये वाला 24 मंथ्स वाला। क्यों, क्योंकि आपको 9वीं 10वीं 9th and 10th both of the classes are going to be covered because it's for 24 months and how much it is, just 21,009। इतना ही नहीं, अगर आप थोड़े से स्मार्ट हो तो आप यूज करोगे ये कूपन कोड, जब आप पे करोगे तो आपको मिलेगा फ्लैट, अरे थोड़ा लंबा लाइन हो गया, आपको मिलेगा फ्लैट 10% डिस्काउंट। तो आपको पड़ेगा केवल 18,900 जो कि 788 पर मंथ। इसका मतलब अरे भैया ये तो 25 रुपए प्रतिदिन से भी सस्ता है, मतलब और ये तो मेरी मोमोज की प्लेट के बराबर है। ठीक है, तो ऐसा समझो कि आप एक दिन 2 प्लेट मोमोज खा रहे हो रोज रोज, और उस एक प्लेट मोमोज के चलते आपकी जेब में ये सब जा रहा है। उसके अलावा ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, ये वाला डिश 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 टिंग 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 टिंग, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। क्यों, 9, 10, 11, 12 भाई बहुत सारे लोग इधर उधर भटकते हैं इन 4 सालों में। 9th के बाद लोग सोचते कि नहीं मैं कहीं और भटकूंगा, 10th का सोचते कि नहीं मुझे कहीं और जाना है, 11th के बाद मुझे कहीं और जाना है, 10th के बाद इधर उधर कहीं और जाना है। अरे कहीं भटकने की जरूरत ही क्या है, जब ये 4 साल आपकी जेब में जा सकते हैं, मात्र 4 साल मिला के सिर्फ 36,000 में, अगर आप स्मार्टनेस के साथ में कूपन कोड यूज करते हो तो। बट 36 भाई बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन की प्राइस इससे 1 साल की इससे डबल होती है, बट इसकी 4 साल की प्राइस हर साल के प्राइस से आधी बांध के चलो आप। ठीक है, इस हर नॉर्मल इंस्टीट्यूशन की 1 साल की प्राइस 50, 60, 70 जितनी भी होती है 60, 70,000, और ये भी सिर्फ 750 पर, मतलब ये भी करीब करीब मात्र 25 रुपीज पर डे के आसपास मिल रहा है। तो क्या बुरा है यार, क्या मतलब इसमें और क्या लोगे आप, भगवान से मिलोगे क्या, 25 रुपीज पर डे का केवल। और अगर आप 10th 11th 12th का लेना चाहते हो तो आपने अगर 9th दे दी है तो फिर से 10th क्यों दो, मतलब फिर से 9th क्यों पढ़ोगे, तो इसके लिए आप पहला सब्सक्रिप्शन उठा लो 28,800 का, जिसमें आपके पूरे के पूरे 3 साल का हो रहा है 36 मंथ्स, और इसमें 48 मंथ्स। ठीक है, इजी पे ईएमआई ऑप्शंस को भी यूज कर सकते हो आप, ताकि आप बड़ी ही आसानी से ईएमआई में अपने सारे के सारे जितने भी इंस्टॉलमेंट्स है वो सब कवर कर पाओ। ठीक है, अब चलें, यहां तक हो गया सब क्लियर, अब करते हैं हम शुरू। ऑलराइट, ये देख लो एक बार, मेरा स्केड्यूल कुछ इस प्रकार है कि रोज रात 10 से 11 बजे बहुत ही मस्त क्विज होती है, रोज 4 से 5 आपको डेली लेक्चर देखने को मिल रहा है, बिल्कुल कंसिस्टेंटली विदाउट फेल। और मेरी स्पेशल क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं आज जो 5 से 4 उसमें एनसीईआरटी सॉल्व करूंगा, इस चैप्टर की पूरी एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का सॉल्व करके रख दूंगा। आपको ऐसा लगेगा आपके दोस्त ने बताया, 1 घंटे में एनसीईआरटी खत्म भी हो जाएगी और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा उसके बाद में, बस एक बार रीड कर लोगे तो बढ़िया जीवन हो जाएगा। चलो इसके पहले आते हैं, मतलब इसके बाद में आते हैं फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन के ऊपर। हमने इसके पहले क्या पढ़ा, हमने इसके पहले पढ़ा मोमेंटम। अरे मोमेंटम क्या होता है, याद करो जरा, रिवाइज करो। मैं फिर से रिवाइज इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि अभी जरूरी है ये पढ़ना। ठीक है, ऑल्दो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद होना चाहिए ये, बट मोमेंटम क्या था, अरे P = mv, मतलब बस प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। बस मोमेंटम क्या होता है, हर चीज के पास में एक बोल सकते हो कि एक प्रॉपर्टी तो नहीं, बट हर मूविंग ऑब्जेक्ट के पास में कुछ तो होता है, कुछ जो होता है वो जो कुछ होता है ना, कि इसके पास में क्या है भाई, मूविंग ऑब्जेक्ट के पास में क्या है, मोमेंटम है। ठीक है, मोमेंटम जो है वो ट्रांसफरेबल है, हालांकि अभी दिमाग नहीं लगाना इतना। ये देखो, जैसे कि ये देख रहा हूं, मैंने क्या किया, मैंने केवल ये एक जो क्या बोलते हैं अंटी एक जो बॉल थी उसको उठाया, उसको छोड़ा, बाकी ये अपने आप, ये देखो ये सारी बॉल्स मूव हो रही है क्या, नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि यार ये आया, हमेशा मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व होता है। कंजर्व मतलब मोमेंटम कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मोमेंटम खत्म नहीं हो सकता, मोमेंटम ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसने अपना मोमेंटम इसको ट्रांसफर किया। अब ये सोच रहा था कि चलो मैं आगे मूव करता हूं, बट इसको दिख गई ये वाली बॉल, तो इसने क्या किया, अपना मोमेंटम, मतलब
मतलब कहीं भी दुनिया में कहीं भी चलना या फिर मूवमेंट करना जरूरी नहीं है, ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम जरूरी है, मोमेंटम ट्रांसफर होना चाहिए। अगर मान लो कि ये बाय द वे नहीं घूम पा रहा है तो ये क्या करेगा, ये बोल देगा कि भाई तू चले जा मेरी जगह पे, क्योंकि मोमेंटम तो कंजर्व रखना, अपन ऐसा तो कर नहीं सकते कि मोमेंटम को कुछ हो जाए, मोमेंटम को कुछ नहीं हो देंगे चाहे खुद को कुछ भी हो जाए। तो फिर इसके पास गया मोमेंटम, अब इसने बोला कि यार मेरे यहाँ पे गिरी है, अब मैं क्या करूं, तो फिर ये वाले ने बोला कि एक काम कर, तू भी इसको मोमेंटम ट्रांसफर कर दे, अपना मोमेंटम तो ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, तो इसने इसको मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया। और फिर जब ये वाली बॉल से टकराया, मतलब जब ये वाली बॉल के पास तक मोमेंटम जा रहा था, तो ये वाली बॉल के इधर तो कुछ भी नहीं है, तो इसने बोला कि चलो ठीक है मैं मूव कर लेता हूं, तो ये उधर मूव हो गया। ठीक है, अब जब ये वापस से आया टकराया, तो वापस से सेम केस हुई, इसने अपना मोमेंटम इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया और इसने इसको दिया और चल दिया। फिर वापस ऐसा ऐसा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, जब तक कि जैसे बहुत सारे जैसे फ्रिक्शन का फोर्स हो गया, इस टाइप के फोर्स उसको रोक नहीं लेते। ठीक है, तो मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, यूनिट है इसकी केजी मीटर पर सेकेंड। न्यूटन सेकंड लॉ मैंने पढ़ा दिया था आपको, इतने प्यार से पढ़ाया था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फटाफट रिवीजन करा रहा हूं फटाफट। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स को बोला था मैंने, क्योंकि अगर फोर्स बैलेंस हो जाएगा तो कुछ मूवमेंट ही नहीं होगा। ठीक है, इसलिए अनबैलेंस फोर्स, पिछला वीडियो देखना ज्यादा जानकारी के लिए। एनीवेज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब, अरे भाई रेट ऑफ चेंज जब भी पूछते तो क्या करता हूं, फाइनल माइनस इनिशियल करते, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन रेट। भाई चेंज ऑफ मोमेंटम तो ये हो गया, रेट क्या होगी, जब भी रेट पूछेगा तो अपॉन टाइम कर दोगे, इज इक्वल टू द, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये हो जाएगा। अब पीएफ, मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट पे, मान लो कि क्या कर रहा हूं मैं आपको फिर से बताता हूं, एक ब्लॉक, एक ट्रॉली रखी हुई थी मॉल में जो होती है, ठीक है, वो ट्रॉली रखी हुई थी, मैं गया उसके पास, ठीक है, ट्रॉली पहले से हल्की सी मूव हो रही थी, मैंने क्या किया, मैंने उसको और धक्का दे दिया ऐसे करके, वो हल्की हल्की पहले से मूव हो रही थी, तो मान लो कि जो पहले से मूव हो रही थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, फिर जैसे मैंने उसको धक्का दिया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी, मतलब उसको धक्का देने के बाद जो वेलोसिटी हो गई v हो गई। और ये v वेलोसिटी अटेंड करने में कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे ही मैंने उसको धक्का दिया वैसे ही वो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, नहीं, उस स्पीड तक पहुंचने में उसके टायर घूमेंगे, थोड़ी आगे जाएगी, तब जाके वो उसकी फाइनल स्पीड पर पहुंचेगी। ठीक है, तो टाइम मान लो इस उस फाइनल स्पीड पे पहुंचने में उसको टाइम लग गया t, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा भाई, मास तो वही रहेगा ट्रॉली का, तो हमने देखा था कि mv होता है। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, mv माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, mu अपॉन t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। अभी ये हो जाएगा, m कॉमन ले लूंगा तो v माइनस c अपॉन t हो जाएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। अभी ये हो जाएगा ma, क्योंकि v माइनस c अपॉन t क्या होता है, क्या होता है, अरे एक्सेलरेशन होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। अब मुझे कांस्टेंट का साइन हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, कांस्टेंट का साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगा दूंगा, जो कि होगा f इज इक्वल्स टू kma। अभी न्यूटन बाबा ने ये वैल्यू निकाली मन से, मतलब मन से नहीं, एक्सपेरिमेंटली, कि जो k की वैल्यू होती है ना, यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। कैसे, उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने क्या होगा कि उन्होंने सोचा होगा कि मैं एक किलो मास के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा, तो फिर उनको पता चला कि अच्छा 1 किलो मास के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगाने से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो हो रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ये सारी वैल्यूज 1 हो गई तो k क्या हो जाएगा, k भी 1 हो जाएगा। तो एक्सपेरिमेंटली इट वाज वेरीफाइड कि k इज इक्वल्स टू 1। तो हमको जो फॉर्मूला बनता है ना, जो हम यूज करते हैं बिल्कुल शान से, बिल्कुल ऐसे हीरो बन के यूज करते हैं कि देख मेरे को फोर्स का फॉर्मूला पता है, देख मुझे पता है, वो फॉर्मूला इन साहब ने दिया है, तो इनकी इज्जत करो पहले, उसके बाद में ढिंडोरा पीटो के आपको याद है। नेक्स्ट हम आते हैं प्रेजेंट के ऊपर, वर्तमान के ऊपर, कि अब हमें क्या क्या करना है। देखो अब हमें क्या करना है, पहले तो ये सोचो कि ये जो कैच है इस बंदे ने ऐसा क्यों पकड़ा, पहले सोचो, कुछ भी करने से पहले ये सोचो कि इस बंदे ने ये कैच ऐसा क्यों पकड़ा है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। दया मैं बताऊं, देखो कभी भी आपने क्रिकेट देखा होगा, अभी जैसे भी आईपीएल चल रहा है, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा ही होगा, आईपीएल कौन नहीं देखता है। ठीक है, तो जब भी आपने आईपीएल देखा होगा, आपको एक बात पता होगी कि जब भी उसमें कोई कैच वैच पकड़ते हैं तो ऐसा नहीं पकड़ते किसी हाथ में पकड़ लिया, उसको उसे पीछे लेके जाता है। वो पीछे लेके क्यों गया, वो पीछे लेके क्यों गया, इसके पीछे क्या कोई कारण नहीं हो सकता? अरे बिल्कुल होगा कारण भाई, क्यों नहीं होगा। देखो हाँ, अभी हमको क्या करना है, अभी इस बॉल का मोमेंटम, मान लो चलो हम बॉल के साथ खेलते हैं थोड़ी देर, ठीक है, बॉल के साथ खेलते हैं, एक गेंद है, ये वाली बॉल है, इसका मान लो मास है m और ये आ रही वेलोसिटी v से। ठीक है, अरे भाई मस्त शॉट दिया धोनी ने, नहीं यार पर धोनी नहीं, धोनी को कैच आउट नहीं होना चाहिए, किसी और ने ठीक है किसी और ने, और जो भी फील्डर है, मान लो विराट कोहली कैचिंग करने के लिए खड़े, तो उनके पास में आ रही बॉल,
अब बॉल आ रही है v वेलोसिटी से, बॉल का मास तो वही है, बॉल का मास तो चेंज नहीं होगा, m ही रहेगा। तो जो मोमेंटम होगा बॉल का वो हो जाएगा mv, पर हमको क्या करना है, हमको इसका इंपैक्ट कम करना है। मतलब mv कैसे होगा, देखो हम इसको एक्चुअली mv, हम फोर्स की बात, हम यहाँ पे मोमेंटम की बात कर रहे हैं, हमें वार्तालाप कर रहे हैं फोर्स की या फिर इंपैक्ट की। इंपैक्ट मतलब अरे ऐसे जोर से लगा या फिर ऐसे धीरे से लगा, वो इंपैक्ट, ठीक है, वो इंपैक्ट होता है आसान भाषा में, और उसको हम फोर्स बोल सकते हैं। तो फोर्स क्या था हमारे पास में, F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। देखो जहां पे एक्सेलरेशन नहीं हो वहां पे आप वी माइनस यू अपॉन टी वाला फॉर्मूला लगाओ, जहां पे एक्सेलरेशन हो वहां पे एम ए लगाओ। अभी हमारे पास में एक्सेलरेशन नहीं है तो अभी हम ये एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अभी इन फाइनल सॉरी ये यू वेलोसिटी से आ रही है, मान लो यू वेलोसिटी से आ रही है बॉल। अब रोकने के बाद जो बॉल है, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था ना अभी कि मैं ट्रॉली को धक्का दूंगा तो उसको फाइनल वेलोसिटी अटेन करने में थोड़ा सा जो टाइम लगेगा, थोड़ा सा, ठीक है। मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि ट्रॉली चालू उसको मैंने डायरेक्टली धक्का दिया तो एकदम से उसकी वेलोसिटी पे चली गई। अरे 1 सेकंड का टाइम तो लगेगा उसको फुल वेलोसिटी पे आने पे, अपनी धक्का देने के बाद भी, ठीक है। तो वैसे ही सेम यहां पे भी होगा, ठीक है। सेम वो फंडा याद है ना, अब उस फंडे को याद रखो दिमाग में। अब मैं आपको इससे रिलेट करके बताता हूं जीवन के साथ में। देखो फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या होना है, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होना है बॉल की, 0, क्योंकि बॉल तो हाथ में रुकनी ही है। ऐसा तो ही नहीं कि बॉल पकड़ने के बाद भी इधर उधर घुमाते रहेंगे, नहीं, फाइनल वेलोसिटी क्या होनी है, 0 होनी है। इनिशियल वेलोसिटी तो हमको पता है जो भी है, मास ऑफ बॉल हमको पता है जो भी है। अब आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप खुद भी कैच करते हो तो अगर आप डायरेक्टली ऐसे कैच कर लो, ऐसे डायरेक्टली बॉल आ रही है, आप डायरेक्टली आपने ऐसे कैच कर लिया तो एकदम से बॉल चिढ़ जाती है। फिर हम ऐसे करते रहा, फिर हम ऐसे ऐसे करते हैं ठीक करने के लिए। याद होगा आपको, अगर प्लास्टिक की बॉल से खेला हो आपने तो, या टेनिस से भी खेला हो तो भी ऐसा होता है। बट वहीं पर अगर हम थोड़ा सा दिमाग यूज करते हैं और हम कैच को ऐसे पकड़ते हैं, मतलब ये बॉल आते आते ऐसे पकड़ते हैं, तो हमको काफी कम लगती है। और सारे क्रिकेटर्स भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि वो जो बॉल होती है उनको बहुत हार्ड होते हैं। अगर वो ऐसे डायरेक्ट पकड़ लेंगे ना तो हाथ इतना बुरा सूजेगा कि अगले 2 महीने तक क्रिकेट नहीं खेलोगे। इसलिए वो पूरा ऐसा प्यार से करते हैं और ऐसा करते कैच, ठीक है। उनको टेक्निक बताई जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप सोचते हो कि है इसमें क्या था, इसमें डायरेक्ट गिरगिटाई मार के कैच कर सकते थे, बट उनको ऐसे टेक्निक्स बताई जाती है कि अगर ऐसा कोई कैच आ रहा है तो उसको छोड़ दो, एक कैच छूट जाएगा कोई दिक्कत नहीं, बट आपकी उंगलियां हमेशा के लिए बर्बाद ना हो जाए, ठीक है। इसलिए आप कई बार ऐसा देखते भी होगे क्रिकेट के अंदर, ऐसा भी होता है। एनीवेज लेट्स गेट बैक टू व्हाट वी हैव राइट नाउ, कि ये क्या हुआ। देखो अब मेरे पास में ना तो v मेरे कंट्रोल में है ना u, देखो v तो 0 ही होना है ना, u मेरे कंट्रोल में। अब मैं जाके बोलूंगा थोड़ी कि बेटा बैट्समैन, ओ मेरी बात सुनो, आप जो शॉट मारो ना उसको थोड़ा इस वेलोसिटी मारना प्लीज, हाँ प्लीज, मेरे हाथ में लगती है प्लीज, ऐसा मारना। ऐसा तो होगा नहीं। मास ऑफ बॉल आप चेंज नहीं कर सकते। क्या आप अंपायर को बोल दो कि नहीं सर ये वाला जो बॉल है ना इसमें मेरे पास में कैच आने वाला है, मुझे पता है पहले से ही, तो आप हल्की वाली बॉल दो, वो जो स्पॉन्ज वाले थे ना वो बॉल दो। ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो क्या कर सकते हैं, आपके हाथ में कौन सी चीज है, ये इंपैक्ट का टाइम, मतलब कि वो फोर्स जो हमको वेलोसिटी बेसिकली क्या करना है, हमको यू वेलोसिटी से उसको 0 तक लेके आना है। अब आपके पास में 2 ऑप्शन है, या तो आप इंस्टेंटली ऐसे करके ले आओ, या फिर आप जब यू वेलोसिटी से 0 तक ला रहे हो तो उसको थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है। मैं जब ऐसा करूंगा तो मैं क्या करूंगा, एक्चुअली जो उसकी वेलोसिटी कम करनी है, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 करनी है, उस प्रोसेस के लिए टाइम बढ़ा रहा हूं, मतलब कांटेक्ट टाइम बढ़ा रहा हूं, मतलब इंपैक्ट जो हो रहा है ना उस चीज का टाइम बढ़ा रहा हूं। डायरेक्टली यहीं पे ऐसे एकदम से मेरे हाथ में इंपैक्ट नहीं हो रहा, मैं ऐसे धीरे से इंपैक्ट ले रहा हूं उस पर, ठीक है, धीरे से कैच कर रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, बेसिकली मैं टाइम इंक्रीज कर रहा हूं। अब ध्यान से देखो, F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। अब ये T यहां पे क्या है, T इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना, यहाँ पे T इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जहां जहां T बढ़ेगा वहां वहां में फोर्स कम लगेगा, और जहां जहां T कम होगा वहां वहां फोर्स ज्यादा लगेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ही क्या होता है, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, मतलब जितना एक्सेलरेशन उतना ज्यादा फोर्स, जितना कम एक्सेलरेशन उतना कम फोर्स। पर यहां पर ये उल्टा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो जितना ज्यादा टाइम उतना कम फोर्स लगेगा, और जितना कम टाइम उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। तो हम बेसिकली यहाँ पे टाइम बढ़ा रहे हैं ताकि जो इंपैक्ट है, या फिर आप यहाँ पे बोल सकते हो कि फोर्स जो है वो हमको कम फील हो हाथ के अंदर, ऐसा इसीलिए किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज हमेशा के लिए ध्यान में रखना। ऑलराइट, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओ ये क्या बोला है, देखो एक चीज और, एक एग्जांपल और मेरे पास में। वैसे मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक बार मैं मार्केट जा रहा था, इसी से रिलेटेड है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से रिलेटेड है, या मोमेंटम से रिलेटेड कह सकते हो, किसी से भी रिलेटेड है।
या फिर चलो यार अभी नहीं, स्टोरी हम बाद में सुनेंगे, स्टोरी बाद में, रात को 10 से स्टोरी सुनेंगे, ठीक है। ओके, न्यूटन थर्ड लॉ, व्हाट इज न्यूटन थर्ड लॉ? न्यूटन बाबा का तीसरा लॉ क्या है? बहुत ही सिंपल, बहुत ही एप्लीकेबल, मैंने इसलिए लिखा है मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट एप्लीकेबल लॉ है ये। इससे ज्यादा एप्लीकेबल फिजिक्स में कोई सी भी चीज आपको नहीं मिलेंगी, जो सिर्फ फिजिक्स में ही नहीं बल्कि आपकी नॉर्मल लाइफ में भी उतनी ही ज्यादा एप्लीकेबल है, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोल रहे हैं न्यूटन बाबा? पढ़ो पहले तो उसको, एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट, बार बार पढ़ो, 3-4 बार पढ़ते जाओ। क्या बोला न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन? एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। चलो अब इस लॉ पे आने के बाद पहले हम करते हैं, थोड़ी बाहर आ जाओ। मैं बीच में, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो मैं बीच में आपको है ना स्क्रीन से बाहर निकालता हूं ताकि आपको मैं थोड़ी बाहर की दुनिया भी दिखाऊं, ठीक है। ये तो हो गई भाई फिजिक्स। ये वैसे गुड्डे मुझे मिल नहीं रहे थे, इमोजीज मुझे मिल रहे थे, मैंने यार यूज कर लिया, क्योंकि ये फिजिक्स और आपकी रेगुलर लाइफ, ठीक है। मस्त सूरज पानी है इसलिए रेगुलर लाइफ जैसा दिख रहा है, तो आपकी फिजिक्स और रेगुलर लाइफ दोनों में ही उतना ही एप्लीकेबल है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। जो हम बोलते हैं ना कर्मा, ये सब क्या है? कर्मा, व्हाट इज कर्मा? कर्मा इज जस्ट एन एक्सप्लेनेशन, जस्ट व्हाट डू यू से, जस्ट एक और एडिशन है न्यूटन थर्ड लॉ में। इन्होंने बोला था कि एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, सेम होता है कर्मा में भी। एंड कर्मा इज एक्चुअली वेरी गुड और वेरी डेंजरस। तो आप देख रहे हो ना इस वीडियो को अभी, नेवर एवर डू एनीथिंग बैड विथ एनीवन, ठीक है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि वो करे कुछ भी हमारे तो चलेगा, ऐसा होता है क्या भैया? वो मेरे साथ मैं भी करूंगा, वो साना तो मैं 1.5 साना, ठीक है। वो शेर है तो मैं 1.25 शेर हूं, ज्यादा समझदार हूं। अरे मेरे भाई मेरी बात सुनो, ये बात ध्यान रखना कि वो अगर तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है तो बुरा तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, बुरा उसके साथ हो रहा है। ही इज द वन हु इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड। आप क्या कर लोगे? आप ज्यादातर रिएक्ट करके अपने 4-5 दिन का या कुछ दिनों का फ्रस्ट्रेशन निकाल लोगे, या फिर अगर उसने कुछ 1-2 बातें बोल दी तो उन 1-2 बातों को लेके बैठ जाओगे और उन 1-2 बातों का रिवेंज ले लोगे। उससे ज्यादा कर भी क्या सकते हो आप? क्या आप उस इंसान की पूरी फितरत बदल सकते हो? क्या आप उसकी पूरी सोच बदल सकते हो एक ही बार में, 2 बार में? नहीं। ये सोच फितरत बदलने का काम पता है कौन सी चीज करती है? यूनिवर्स ने कौन सी चीज ऐसी बनाई है, चाहे आप कुछ बोलो, यूनिवर्स को कोई कुछ भी नाम दे सकता हो। यूनिवर्स ने कौन सी ऐसी चीज बनाई है जो कि लोगों को ठिकाना लाने का काम करती है? बहुत ही सिंपल टर्म्स बता रहा हूं, बहुत ही हिंदी टर्म्स में बता रहा हूं, वो है कर्मा, ठीक है भाई। ये बात एप्लीकेबल ये थी, है और युगों तक, हमेशा तक रहेगी, जन्मों तक रहेगी। अच्छे काम करने वाले अच्छे लोग, उनको उनका रिजल्ट मिलता है। इफ यू डोंट एक्सपेक्ट फॉर, मतलब अगर आप ऐसे आ रहे हो कि नहीं मैं आज अच्छा काम करूंगा तो मुझे कल फिर अच्छा मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। रिजल्ट के बेसिस पे क्यों जा रहे हो? वाई कैन नॉट बी गुड फ्रॉम कोर? मतलब हमारा मैनिफेस्टेशन, हमारा फॉर्मेशन ऐसे करे कि हम बने ही अच्छे होने के लिए, और एक्चुअली हम अच्छे होने के लिए बने, तभी तो हम इंसान हैं। बिकॉज वी आर द मोस्ट सेंसिबल पीपल ऑन द यूनिवर्स। बाकी ऐसा लगता नहीं है कभी कभार बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोगों को देख के, बट एनीवेज वी आर द मोस्ट सेंसिबल पीपल दैट इज प्रेजेंट राइट नाउ, मतलब मोस्ट सेंसिबल क्रिएचर दैट इज प्रेजेंट राइट नाउ, एंड इट इज फॉर अ रीजन। बिकॉज वी आर मेंट टू डू गुड। हम इसीलिए ही बनाए गए हैं ताकि हम अच्छा करें, और चाहे आप अच्छा कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कर्मा विल एक्ट, ठीक है। कर्मा इज गोइंग टू एक्ट, कर्मा विल एक्ट। तो यही तो चीज सोची न्यूटन थर्ड लॉ ने। उन्होंने सोचा कि अरे यार ये लोग बोल रहे हैं कि कर्मा काम करेगा, कर्मा, सारे लोग बाहर, मैं घर से बाहर निकलता बोलते कर्मा, तो अब मुझे भी तो कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। तो उन्होंने ये लॉ निकाल दिया इसका, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बस मैं आपको शुरू से भाई, मैंने आपको शुरू से बताया कि मैं आपको ये वाला जो चैप्टर है इतने लाइफ कंसेप्ट से रिलेट करूंगा, इतनी जिंदगी से रिलेट करूंगा, ताकि आपको लाइफ कंसेप्ट से भी क्लैरिटी मिल जाए, फिजिक्स में तो मिल ही जाए, और उसके अलावा आपको मजा भी इतना है कि आप जब भी पढ़ो तो आप कभी भूलो ही ना। इसलिए मैं शुरू से आपको हर एक एग्जाम्पल, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा, अगर आप मेरी क्विज नहीं अटेंड कर रहे हो, अगर आपने अभी मेरी 5 से 6 वाली स्पेशल क्लास में नहीं आओगे तो मिस करोगे ये सारी चीजें, ठीक है।
क्या बता रहा हूं मैं कि बस फिजिक्स और रियल लाइफ में, न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से फिजिक्स और रियल लाइफ में बस एक चीज का डिफरेंस होता है, वो है टाइम का। मतलब फिजिक्स के अंदर आपको इंस्टेंटली एक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन मिल जाता है, बट यूनिवर्स में या लाइफ में आपको टाइम लग सकता है। टाइम कैन वेरी एनीवेयर फ्रॉम 1 डे टू 1 ईयर टू 10 ईयर्स टू 100 ईयर्स, या इवन बियॉन्ड, इवन व्हेन वी आर नॉट ऑन दिस प्लेनेट। ठीक है, बस और कुछ फर्क नहीं है, ये लॉ एग्जैक्टली सिमिलर है। नाउ लेट्स गेट बैक टू फिजिक्स, क्योंकि दैट्स व्हाट वी आर लर्निंग राइट नाउ। वी आर नॉट लर्निंग लाइफ फिलोसॉफी, बट दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई बोलने वाला ही नहीं होगा कि अपने कर्मों को अच्छा रखो, कभी किसी के साथ बुरा मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए, तो आप किससे बात करोगे? और ये बहुत ही लेम होता है कि उसने तेरे साथ बुरा किया तो जा तू भी उसके साथ बुरा कर, उसने तो कहा नहीं तू ऐसा कर। अरे भाई, देयर इज समथिंग टू टेक केयर ऑफ इट ना। जब यूनिवर्स हमसे तो बहुत बड़ा है ना, हम क्या है? हम कुछ भी नहीं है, हम तो धूल के बराबर भी नहीं है। जब इतनी बड़ी वस्तु ने इतनी खतरनाक एक वो बना रखी है ऑर्गेनाइजेशन, तो तुम लोगों को हर चीज में, मतलब हम लोगों को इंक्लूडिंग मी, हम लोगों को हर चीज में क्यों करना? बट फिर भी कभी कभार हो जाता है, इंसान है, हमसे गलती हो जाती है। एनीवेज लेट्स गेट बैक। अभी देखो क्या हुआ। ये जो था ना, मैं आपको बता रहा था ना स्टोरी, ये एक्चुअली क्या हुआ कि ये है हमारा गट्टू। अब गट्टू ने घर पे बोल दिया कि पापा मैंने आपको, हाँ, न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन कितना सही समझाया ना, ठीक है, उस टाइप से देखते हैं, उस टाइप से देखते हैं कि गट्टू ने तो बोल दिया कि पापा मैं घर तो लेट ही आऊंगा, ठीक है, आज मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूं और मैं घर आऊंगा लेट, मैं आऊंगा 10 बजे तक रात को। तो पापा ने बोला कि नहीं, तू आएगा 8 बजे तक। मम्मी ने बोला नहीं, तू आएगा 8 बजे तक। यहां पर क्या दिक्कत हो गई? यहां पर दिक्कत हो गई कि फोर्स जो है वो अनबैलेंस निकल गया, क्योंकि दोनों ही लोग एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे, दोनों ही लोग उसको 8 बजे तक घर बुला रहे हैं। मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था कल, उस मम्मी पापा उसमें क्या था कि मम्मी चाह रही थी कि बेटा तू सो जा, और पापा चाह रहे थे कि नहीं मत सो। मम्मी चाह रहे थे कि तू सो जा, पापा चाह रहे थे कि मत सो। तो उस चक्कर में फोर्सेस बैलेंस्ड हो गए। एक ने चाहा कि सो जा, एक ने चाहा कि मत सो, दोनों ने प्लस माइनस करके कैंसिल कर दिया। तो आपने क्या किया? आप जैसे थे वैसे ही पड़े रहे, बिकॉज यू आर इन द रेस्ट एंड यू टेंड टू बी एट रेस्ट। सेम, बट अभी क्या हुआ? अभी मम्मी और पापा दोनों एक टीम में आ गए, ठीक है, सुबह तो अलग अलग टीम में थे, बट अभी एक टीम में आ गए। तो गट्टू ने बोला कि नहीं मैं तो 10 बजे तक आऊंगा, पर इन दोनों ने बोला कि तू 8 बजे घर आएगा। पर गट्टू ने बोला नहीं, फिर इसको पापा ने इसको एक इशारा दे दिया बहुत जोर से। तो ये क्या हुआ? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वैसे ये जो चांटा देने की प्रक्रिया है, ये भी एक एग्जांपल है, ठीक है। एवरी एक्शन इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। आपने बड़ी बदतमीजी कर ली तो आपको भी रिएक्शन मिल गया उसका। बट फिजिक्स के टर्म्स में क्या है? देखो, कई बार ऐसा होता नहीं कि आप किसी को चांटा मारते, मतलब मारना मत, बट कभी ना कभी आपने मारा होगा किसी को चांटा, तो आपने देखा होगा कि आप भी ऐसा करते हो। आपका बात सोचा था, क्यों सोचता है? आपका हाथ क्यों लाल होता है किसी को चांटा मारने पे? अरे क्योंकि आपने उसके गाल पे फोर्स लगाया, तो उसके गाल ने भी तो आपके ऊपर हाथ पर रिएक्शन फोर्स लगाया। भले ही वो फोर्स ऐसा नहीं था कि उसने मतलब आपको ऐसा लगा हो कि हाँ उसका गाल मुझे चांटा मार, मेरे हाथ को चांटा। ऐसा थोड़ी होता कि यह हाथ है आपका, तो पहले आपने उसको चांटा मार दिया, फिर न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से आपका हाथ यहीं रहेगा, फिर वो अपने गाल से आपको चांटा मारेगा। ऐसे ये कितना कितना डांसिंग हो जाएगा ये ठीक है। तो जब भी आप किसी को चांटा मारते हो तो याद रखना कि आपका हाथ भी दुखेगा। अब हो सकता है आपका हाथ उतना ना दुखे, वो इसलिए क्योंकि आप मार ऐसी जगह पे रहे हो जो कि उसके लिए ज्यादा हर्टिंग है। मतलब मान लो कि अगर आप सेम इंटेंसिटी से बॉडी के किसी और पार्ट पे मार रहे होते तो हो सकता है कि उसको भी इतनी नहीं लगती है, ठीक है। तो वो जो सेंसेशन है वो बॉडी पार्ट पे डिपेंड करता है कि आपने कहां मारा है। गाल पे मारा तो थोड़ी ज्यादा लगेगी जितनी आपको लगेगी, बट मान लो कि आपने उसकी किसी हड्डी वाले पोर्शन, मान लो कि कोई थोड़ा सा जिसकी थोड़ी ऐसी बोन बाहर दिख रही है, आपने मान लो उसको पर ऐसे मार दिया तो आपके हाथ में लगेगी ज्यादा बजाय कि जितनी उसको लगेगी। तो पर फोर्स दोनों बराबर लगा रहे हैं, फोर्स दोनों ही बराबर लगा रहे हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन लग रहा है। आपने जितने जोर से मारा उसने भी उतने ही जोर से मारा। इसलिए बोलते ताली दो हाथ से बजती है, ताली एक हाथ से नहीं बज सकती, क्योंकि इसको रिएक्शन देने वाला कोई भी नहीं है, ठीक है, रिएक्शन देने वाला कोई भी नहीं है, ओके। और ये जो भाई साहब खेल रहे हैं फुटबॉल, ये है बिट्टू। बिट्टू भैया जो है फुटबॉल खेलने में बहुत माहिर हैं। बिट्टू भैया दिन भर फुटबॉल खेलते रहते हैं। तो व्हाट बिट्टू डिड इज ही ट्राइड टू किक अ बॉल। अब देखो, जब मैंने बॉल को किक किया तो मैंने क्या किया? बॉल के ऊपर फोर्स लगाया। तो क्या इसका मतलब ये है कि बॉल भी मुझ पे फोर्स लगाएगी? अरे बिल्कुल लगाएगी भाई, बिल्कुल लगाएगी फोर्स। बिना रिएक्शन के कोई चीज नहीं चलती है, हर एक चीज एक्ट हो रही है, एट द सेम इंस्टेंट रिएक्ट भी हो रही है। मैं बैठा हूं, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ द फोर्सेज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन।
एक्शन कैसा है कि मैं बैठा हूं, रिएक्शन क्या है, नॉर्मल फोर्स जो कि ग्रेविटेशनल पुल के कारण हो रहा है। ठीक है, वो बात की बात है, अभी हम इतना ध्यान नहीं देंगे उसके ऊपर, अभी हम सर्विस पे ध्यान देते हैं। तो ये भाइयों ने बॉल मारी। अभी देखो बहुत सारे लोग जो थोड़ा फुटबॉल खेलते हैं जिनको पता होता है कि आप कभी भी जैसे बॉल है तो आप ऐसे टो से नहीं मारते हो, ये आपका सीधा टो है, तो आप कभी बॉल को ऐसे हिट नहीं करते हो, आप हमेशा उसको ऐसे टेढ़े मारते हो। वो क्यों मारते हो? क्योंकि आपको पता है कि भाई बॉल भी मेरे ऊपर फोर्स लगाने वाली है, तो अगर मैंने ऐसे कर लिया तो हो सकता है मेरी उंगलियां टूट जाए पैर की, मतलब अगर आप विदाउट शूज खेल रहे हो तो, क्योंकि बहुत सारे लोग विदाउट शूज खेलते हैं। पर अगर आप यहीं ऐसे मारोगे, इस तरह से मारोगे, तो आपको पता है कि मेरे ऊपर फोर्स तो लगेगा, बट मेरा जो पैर का ये वाला पार्ट है वो उसको हैंडल कर पाएगा, बाकी पार्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऑलराइट। अभी देखो जैसे इन दो झगड़ लिया, अब जैसे कि गट्टू ने बोला था कि मुझे घर से बाहर जाना है, तो गट्टू को आ गया गुस्सा, गट्टू को घर वालों ने नहीं जाने दिया। बिट्टू ने मार दी बॉल को ऐसा, तो बिट्टू को भी गुस्सा आ गया, दोनों के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, कल मिले वैसे ही इन दोनों की लड़ाई रहती है, तो गट्टू और बिट्टू दोनों लड़ने लग गए, गट्टू और बिट्टू दोनों लड़ने लगे। अब देखो इसने इसको लात मारी तो क्या सिर्फ इसको लगी? नहीं, इसके पैर को भी लगेगी, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बट हाँ उसके पेट में थोड़ी ज्यादा लग सकती है, क्योंकि पेट जो है, ये वाला जो आपका पेट का एरिया है, ये थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव है, मतलब मुझे पेट में ज्यादा लगेगी एज कंपेयर टू जितनी मुझे यहां पे लगेगी, जितनी मुझे यहां पे लगेगी, यहां पे लगेगी। ठीक है, ऐसा मार के एक्सपेरिमेंट करना, मैं बता रहा हूं, सुन लो। तो अब देखते हैं भैया कि डेफिनेशन क्या है। अरे डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि ओके, these two forces are always equal in magnitude but in opposite direction। ये बात ध्यान रखना, always equal in magnitude but in opposite direction। ठीक है, अरे इसने इसको फोर्स ऐसे लगाया तो इसका पेट इस पे फोर्स ऐसे लगाएगा, अगर इसका पेट भी इधर ही फोर्स लगाता तो उसको तो डबल लग जाती पेट में। एक फोर्स तो पहले ही अपने पेट को अंदर धकेल रहा है और दूसरे फोर्स से खुद अपने आप को अंदर धकेल रहा है, तो ये तो बड़ी दिक्कत वाला काम होता है। ठीक है, तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन लगते हैं। दीज फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड नेवर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन है जिसमें पूरी दुनिया कंफ्यूज होती है, क्योंकि वो ये पॉइंट ध्यान नहीं रखती कि जो रिएक्शन फोर्सेस है ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर एक्ट हो रहे हैं। एक्शन और रिएक्शन कभी सेम ऑब्जेक्ट पर एक्ट नहीं होता है, एक्शन दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक्ट होगा और रिएक्शन दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक्ट होगा। ठीक है, कैसे? अरे इसके पैर ने इसके पेट को मारा तो एक्शन किस पे एक्ट हो रहा है? एक्शन कहां जा रहा है? स्टमक पे। किसके? बिट्टू के। बी फॉर बिट्टू, ये बिट्टू है, ये गट्टू है। और रिएक्शन फोर्स कहां जा रहा है? टो पे। किसके? गट्टू के। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लग रहे हैं ये। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, कभी भी गलती से मन बत्ती कुछ उल्टा सीधा लिख के मत आना, ये पॉइंट ध्यान में रखना। ठीक है, जब मैं गाड़ी के अंदर एक वाला एग्जांपल भी आएगा, गाड़ी के अंदर बैठ के जब धक्का लगा रहे हो तो क्या आपकी गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि आपके पास रेफरेंस नहीं है जमीन का। आप किस बेसिस पे लगा रहे हो? जिस चीज पे आप फोर्स लगा रहे हो वो उतना ही फोर्स आप पे फिर से लगा रही है, तो ये तो कैंसिल हो गया, जीरो हो गया, मूवमेंट कहां होगा इसमें? ठीक है, चलो वो बात की बात है, वो उसका एक क्वेश्चन है, वो बाद में करेंगे, अभी कंफ्यूज मत हो। देखो नेक्स्ट लाइन, एक एक लाइन ध्यान से पढ़ना। देयर इज अ पेयर ऑफ फोर्सेस एंड नॉट जस्ट वन फोर्स। ये बात ध्यान रखो, एक्शन और रिएक्शन एक फोर्स नहीं है, ये दोनों अलग अलग है, पेयर ऑफ फोर्सेस है, पेयर की तरह एक्ट करते हैं। मैंने इस बॉटल को ऐसे मारा, ऐसे मारा, ऐसे मारा, तो इस बॉटल ने जो मेरे ऊपर फोर्स लगाया वो रिएक्शन है, और मैंने जो इसको मारा वो एक्शन है। दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर और दोनों अलग अलग फोर्सेस हैं। ठीक है, एक फोर्स में कंफ्यूज मत करना, एक्शन इज अ डिफरेंट फोर्स, रिएक्शन इज अ डिफरेंट फोर्स। ठीक है, कैसे याद रखोगे? अरे जीवन की बातों से याद रखोगे। ठीक है, जीवन की बातों से कैसे याद रखोगे? अरे एक्शन जो कर रहा है वो अलग इंसान कर रहा है, और रिएक्शन जो उसके साथ हो रहा है अलग इंसान के साथ हो रहा है, ऐसा समझ लो कुछ भी करके। द टू अपोजिंग फोर्सेस आर ऑल्सो नोन एज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। चलो यही पढ़ा यार हमने। अ सिंगल फोर्स नेवर एक्ट्स, ये सिर्फ थर्ड लॉ के केस में नहीं होता, ये हमेशा होता है। कभी भी कोई सिंगल फोर्स एक्ट नहीं करता है, हर जगह एक्शन और रिएक्शन फोर्स है, हर जगह। ठीक है, एट एवरी प्लेस एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स इज देयर। मैं अगर खड़ा हूं और मैं अपना वेट, जो मेरा वेट होगा, देखो जनरली अभी आपको नहीं पता हो, बेसिक फॉर्मूला है कि वेट इज इक्वल टू मास इनटू वेट, एक्चुअली फोर्स होता है। तो जब हम नापते हैं ना वेइंग मशीन के अंदर, वेइंग मशीन पे खड़े होके, वो एक्चुअली हमारा मास नहीं होता, वो हमारा वेट होता है। और वेट क्या होता है? वेट इज द फोर्स
exerted by our body on the ground, मतलब हमारी बॉडी हमारे ग्राउंड के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं. फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सिलरेशन, और एक्सिलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ग्रेविटी. एक्सिलरेशन इंटू ग्रेविटी तो mg हो जाएगा. तो जो वेट जो हमें वेइंग मशीन पे देखते हैं ना, वो एक्चुअली हमारा mg होता है. तो एक क्वेश्चन है जो आपको हमेशा आएगा, ग्रेविटेशन चैप्टर में भी आएगा, कि क्या जब आप मून पे जाओगे तो आपका वेट चेंज होगा? अरे हाँ होगा, क्योंकि वेट क्या है? वेट मास, वेट इस पे भी डिपेंड कर रहा है, जी पे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी पे, और वो हर जगह डिपेंड करता है अलग अलग प्लैनेट्स पे. बट आपका मास कांस्टेंट रहेगा, मास कभी चेंज नहीं होगा. तो हम बोलते हैं ना कि यहाँ आप 100 किलो के हो, पर चांद पे तो आप केवल 60 किलो के रहोगे, तो वो आपका वेट यहाँ 100 किलो और वहां 60 किलो रहेगा. आपका जो मास है वो तो यहां भी उतना ही, वहां भी उतना ही रहेगा. ठीक है. तो वेट इज एक्चुअली फोर्स. हमारा जो वजन है ना, वो एक्चुअली फोर्स है जो हमारी बॉडी इस जमीन पर लगा रही है, धरती माता पर लगा रही है. ठीक है. तो जब मैं धरती पर फोर्स लगा रहा हूं, जब मैं अपना वेट रूपी फोर्स लगा रहा हूं, जब धरती के ऊपर ऐसे खड़े होके, ठीक है, तो क्या ग्राउंड में मुझ फोर्स लगाएगा? डेफिनेटली लगाएगा, क्योंकि सिंगल फोर्स नेवर एक्ट्स. अगर मैं वेट लगा रहा हूं ना जमीन के ऊपर, तो जमीन भी मेरे ऊपर एक फोर्स लगाएगी, रिएक्शन फोर्स. उस फोर्स को हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं. ठीक है. मान लो कि ऐसे यहां पर ब्लू कलर, ठीक है, यहां पर ये ब्लॉक रखा हुआ है एक, इसका मान लो जो वेट है, वेट 5 किलो है. ठीक है. वैसे तो वेट एक्चुअली न्यूटन में गिनना चाहिए, बट मान लो कि कुछ वेट है इसका, कुछ वेट है, कुछ मान लो कि m मास से ले लो. बट तो ये क्या कर रहा है? ये भाई इतना वजन, इतना जो फोर्स है वो नीचे के डायरेक्शन में लगा रहा है. ठीक है. इसका मान लो कि मास है m, तो फोर्स कितना लगा रहा है? mg. हमेशा ध्यान रखना, ये आपको 11th में भी काम में आएगा जब आप है ना फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे. तो ये जो ब्लॉक है नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है mg. तो क्या ये धरती पे लगाएगी? अरे बिल्कुल लगाएगी. ये धरती भी इस पर रिएक्शन फोर्स लगाएगी, सॉरी ऊपर के डायरेक्शन में. और जो रिएक्शन फोर्स है हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा. ठीक है. इसका मतलब मान लो कि कोई इंक्लाइंड प्लेन था और यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ये वाला. ठीक है. इसका मास था मान लो m, तो ये वेट तो हमेशा नीचे के डायरेक्शन में लगेगा, वेट तो जमीन के डायरेक्शन में लगेगा हमेशा. कभी भी वेट ऐसा नहीं लगा कि अंदर जिस साइड सरफेस है उस साइड लगेगा, नहीं. वेट कांस्टेंटली, क्योंकि एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी किस डायरेक्शन में? वो तो नीचे ही है ना. ऐसा तो है नहीं कि मैं अगर ऐसे सरफेस के ऊपर ही बॉटल का रख दूंगा तो मैं पूरी की पूरी एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी के डायरेक्शन ही बदल दूं अपने हाथ से. नहीं, वो तो कांस्टेंट है, वो तो हमेशा नीचे के डायरेक्शन में लगेगा. ठीक है. तो यहां पर क्या होगा कि जो आपका वेट है वो तो नीचे के डायरेक्शन में लगेगा, बट जो रिएक्शन फोर्स है वो हमेशा नॉर्मल, उसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं. जो रिएक्शन होता है ना, हमेशा वेट का जो रिएक्शन होता है उसको हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलते हैं. नॉर्मल नाम है उसका. क्यों? क्योंकि वो सरफेस से हमेशा नॉर्मल होता है. नॉर्मल होता है 90 डिग्री. तो ये रिएक्शन फोर्स है. अरे ये तो भैया तो ऐसा हो गया. अरे भाई ये बाद में पढ़ोगे आप. ठीक है. 90 डिग्री हो जाएगा, फिर आपका एक आपको एंगल निकलेगा, फिर आप साइन और कॉस लगा के इसको निकाल लोगे. बहुत आसान सी चीज है, बट अभी आपके काम की नहीं है. ठीक है. ऑल राइट, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. वैसे नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बस एक ही चीज है. एक चीज ध्यान रखो, क्योंकि इसके बाद जो हमको चीज, ओके वी हैव अ फ्यू मोर एग्जांपल्स, ध्यान रखना. ठीक है. ओ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. पहले मेरी बात सुनो, इसके पहले मेरी बात सुनो. ठीक है. इसके पहले ये बात सुनो कि हमने क्या देखा? एवरी रिएक्शन इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो जो फोर्स है एवरी रिएक्शन, ठीक है, तो जो फोर्स है वो ma होता है, और जो रिएक्शन फोर्स होगा उसको, मतलब जैसे कि ऐसा समझो, इसको ऐसा समझो कि मान लो कि ये बॉडी है एक A और ये दूसरी बॉडी है जो है B. ये बॉडी है B. अभी मान लो कि ये टकरा रहे हैं, तो ये एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे. तो मान लो कि ये A का मास m1 है और A का जो एक्सेलरेशन है वो मान लो, क्या मान सकते हो आप? A का एक्सेलरेशन क्या मान सकते हो? a1 मान लो. और B का मास m2 है, A का एक्सेलरेशन a2 है. तो अब ये A भी B पे कुछ फोर्स लगाएगा और B भी A पर कुछ फोर्स लगाएगा. A जो B पे, आप इनमें से किसी को भी एक्शन या रिएक्शन का नाम दे सकते हो, बट ये तो पता है आपको कि कपल ऑफ फोर्स एक्ट होगा, कभी भी सिंगल फोर्स नहीं होगा. हाँ, और जो ये होता है ना एक्शन और रिएक्शन फोर्स, इनको हम कपल फोर्स भी बोलते हैं. कपल फोर्स, क्योंकि ये हमेशा साथ में चलता है, बहुत ही कपल की तरह चलता है. ठीक है. तो अब मान लो कि A भी टकरा है, तो A B पे कुछ फोर्स लगाएगा. भाई ये दोनों टकराए, तो ये वाले हाथ ने इस हाथ पे कुछ फोर्स लगा और यह हाथ ने इस हाथ पे कुछ फोर्स लगा, दोनों ने एक दूसरे पे कुछ फोर्स लगाया. ठीक है. तो अगर मान लो मुझे फोर्स जो कि A ने लगाया FA चाहिए,
तो मैं वहां पर हमेशा ध्यान रखना, मैं वहां पर मास और एक्सेलरेशन बी का लूंगा। ठीक है, तो एफ ए जो चीज है ना, एफ ए जो चीज है वो होगी M2A2। ठीक है, ठीक है। अरे इसको याद कैसे करोगे? अरे भाई मैंने एक रखे हुए वुडन ब्लॉक को धक्का दिया, तो जो मैं धक्का दूंगा, मैंने कितना फोर्स लगाया, उस हिसाब से जो चेंज होगा वो मेरा मास और एक्सेलरेशन चेंज होगा, या फिर उसका मास और एक्सेलरेशन चेंज होगा। मतलब मास तो नहीं, बट हाँ, क्या उसका एक्सेलरेशन चेंज होगा कि मेरा एक्सेलरेशन चेंज होगा? उसका ही होगा ना, वो तो उस पर डिपेंड करता है। भाई मैं उतना ही फोर्स लगा के एक हल्के ब्लॉक को डिफरेंट तरीके से चेंज कर सकता हूं और एक भारी ब्लॉक को डिफरेंट तरीके से चेंज कर सकता हूं। तो एट दी एंड फोर्स लगा मैं रहा हूं, बट एक्सेलरेशन और मास हम उस वुडन ब्लॉक का कंसीडर कर रहे हैं। मैं ये थोड़ी देखता हूं कि मैं भाई मैं मेरा मास 60 kg है, तो मेरा मास में गिनूंगा इस फॉर्मूला के अंदर, नहीं, मैं उसका गिनूंगा ना। कंफ्यूज हो रहे हो क्या? कंफ्यूज हो रहे हो क्या? कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मैं जब, सुनो फिर से शुरू से सुनो, मैं जब एक वुडन ब्लॉक लिया, मैंने उस पर लगाया धक्का, ठीक है। अब मुझे निकालना है कि मैंने फोर्स कितना लगाया, ठीक है, मैंने फोर्स कितना लगाया। मुझे बता दिया कि भाई ये मास और एक्सेलरेशन मुझे बताया, तो भाई मुझे फोर्स निकालना है, तो मुझे मेरा मास और एक्सेलरेशन देखना है या फिर उस बॉक्स का मास और एक्सेलरेशन देखना है? ऑब्वियसली उस बॉक्स का। अदरवाइज अगर मैं मेरा मास और एक्सेलरेशन देखूं तो मैं तो हर चीज पे सेम ही फोर्स लगा सकता हूं, मैं मेरे मास से तो कभी ज्यादा फोर्स लगा ही नहीं पाऊंगा ऐसे, ठीक है। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस ये ध्यान रखो कि मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा हूं तो किस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, हम फॉर्मूला में उसका मास और एक्सेलरेशन डालते हैं। किस ऑब्जेक्ट पर वो फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, उससे हमारा लेना देना नहीं है, ठीक है। तो एफ ए जो फोर्स लगा रहा है वो है एफ ए, और ए ने बी पे फोर्स लगाया, तो एफ ए इज इक्वल टू इसका मास और इसका एक्सेलरेशन M2A2। और जो रिएक्शन फोर्स एफ बी लगाएगा, रिएक्शन फोर्स कौन लगाएगा भाई? हमने क्या देखा था कि ये जो एक्शन रिएक्शन फोर्स है दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स करते हैं, ठीक है। अगर एक्शन ए ने किया तो रिएक्शन बी करेगा, ठीक है। तो जो बी जो रिएक्शन फोर्स लगाएगा वो क्या लगाएगा? M1A1 बट माइनस में क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शन भी अलग होती है। मैंने आपको बताया ना कि फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो सॉरी एक्शन इस डायरेक्शन में, तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में होगा, हमेशा ऑपोजिट होता है। अगर आप खड़े हो तो आप जमीन पर ऐसे फोर्स लगा रहे हो, तो जमीन भी ऐसे फोर्स लगाइए, ठीक है। तो ए ने फोर्स लगाया राइट साइड में, और फोर्स क्या थी? वेक्टर क्वांटिटी थी, ठीक है। तो हम इसमें डायरेक्शन को बहुत महत्व देंगे। तो ए ने बी पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो बी ए पे किस डायरेक्शन में लगाएगा? इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो एफ बी, मान लो कि मैं नॉर्मल साइन कन्वेंशन के हिसाब से इसको पॉजिटिव मान रहा हूं राइट साइड को, और इसको नेगेटिव मान रहा हूं, इसको पॉजिटिव मान रहा हूं, इसको नेगेटिव मान रहा हूं। तो M2A2 जो एफ ए जो फोर्स लगा रहा है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और एफ बी जो फोर्स लगा रहा है वो हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। बस ये बात ध्यान रखो। हम चलते हैं आगे। आगे क्या है? अरे रिकॉइल ऑफ वेलोसिटी। ये रिकॉइल ऑफ वेलोसिटी को मजल वेलोसिटी, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मजल या फिर मजल, अलग अलग टाइप की इंग्लिश में जैसा भी आप लिखना चाहो, बट हाँ ऐसा मजल वेलोसिटी बोलते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं। ये क्या होता है? अरे भाई जब भी आपने देखा होगा कि कोई बंदा बंदूक चला रहा है तो ऐसा हल्का सा पीछे आता है, ऐसा लगाता है ना, ऐसा ऐसे, इस साइड से देखो, ऐसे करके। तो ये पीछे क्यों आया? इसके पीछे कारण होगा। क्या कारण होगा? अरे जब ये जो गोली है ये इतने एक्सेलरेशन से बाहर जाएगी तो क्या ये गन रिकॉइल नहीं होगी? डेफिनेटली होगी, क्योंकि बुलेट इधर डायरेक्शन में जा रही है, बुलेट जब बाहर निकली तो पूरी गन रिकॉइल होगी, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अभी मोमेंटम कैसे कंजर्व होगा, क्योंकि मैं आपको इसके बाद में ये बताना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसके अंदर मैं आपको ये वाली चीज भी एक्सप्लेन करूंगा। और ये देखो, अब ये रॉकेट कैसे उड़ा? रॉकेट कैसे उड़ा? क्योंकि रॉकेट ने अपने अंदर की गैसेस और एग्जॉस्ट को जमीन पे फोर्स लगाया, तो जमीन से जो भी एयर मॉलिक्यूल्स थे, जो भी वहां से रिएक्शन मिला, उसके कारण ऊपर उठा। तो प्रपल्शन ऑफ रॉकेट इज क्या बोलते हैं, इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन फोर्सेस, ठीक है। ये खुद के एक्शन से नहीं जा रहा है, इसका एक्शन तो ये था कि मैं जमीन के ऊपर फोर्स लगाऊंगा, तो बदले में रिएक्शन के रूप में जमीन मुझे ऊपर धकेलेगी, ठीक है, ऐसा, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कर्मा। ये रॉकेट ने क्या किया कि इसने जमीन पर फोर्स लगाया, तो बदले में जमीन ने इसको ऊपर धक्का दिया। मतलब ये कि अगर आप कुछ करना चाहते हो जीवन के अंदर, तो आपको जो मतलब बहुत, अगर आपकी भूख है कि मुझे ये चीज तो हासिल करनी है जीवन के अंदर, तो जो यूनिवर्स है ना वो भी आपका साथ देने लग जाता है,
ठीक है, आपके लिए वैसे वैसे कहीं ना कहीं रैंडम रैंडम तरीके से ही सही, आपको कोई रैंडम बंदा मिल जाएगा, कोई रैंडम जगह मिल जाएगी, कोई रैंडम काम मिल जाएगा जो कि आपको उस एक आपके सपने के एक कदम धीरे धीरे क्लोज लेके जा सके। ठीक है, वेरी सिंपल, ये चीज भी ध्यान रखो। नेक्स्ट, अरे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बस ये आखिरी टॉपिक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम मतलब ये कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। मोमेंटम डजंट डिस्ट्रॉय, मोमेंटम नथिंग में नहीं जाता है। ठीक है, अगर मैंने किसी को, मान लो कि मैंने जैसे वो बॉल वाला एग्जांपल दिया था, तो मैंने अगर बॉल को छोड़ा तो वो उसका जो मोमेंटम है वो खत्म नहीं होगा, वो कंजर्व रहेगा और वो ट्रांसफर होता रहेगा। ठीक है, आप सोचोगे कि भैया ऐसे तो वो चीज दिन भर चलनी चाहिए, नहीं वो दिन भर नहीं चल रही, क्योंकि भाई एयर के अंदर फ्रिक्शन है, एयर फ्रिक्शन है हल्का हल्का सा, बहुत ही हल्का सा, माइन्यूट सा पर है। ठीक है, फिर मान लो जब बॉल जब टकरा रही है बार बार, तो वो जब बॉल टकरा रही है तो वो थोड़ी देर के लिए अट्रैक्ट जो होगी उसके कारण फ्रिक्शन क्रिएट होगा, ताकि वो बॉल वापस जब जाए तो उतनी फोर्स है उतनी वेलोसिटी से ना जाए, और भी बहुत सारे फोर्सेस हैं। ठीक है, जो एक्ट हो रहा है, बट हाँ मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है कि द टोटल मोमेंटम, मान लो ऐसा हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन कब कैलकुलेट करेंगे, जब भी दो बॉडीज कोलाइड होंगे। कोलाइड मतलब कुछ भी हो सकता है भाई, मैं अगर एक जैसे एक बॉल को कैच कर रहा हूं, या फिर मान लो कि मैं किसी को धक्का दे रहा हूं, या फिर मान लो कि दो गाड़ियां हैं वो टकरा गई हैं, तो उन दोनों का मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। मतलब कि द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। ठीक है, ये बात ध्यान रखो कभी भी कि हमेशा जो मोमेंटम है, मोमेंटम नामक जो चीज है, जो वस्तु है, वो हमेशा हमेशा के लिए कंजर्व्ड रहेगी। अभी मैं इससे रिलेट करके आपको बुलेट वाला एग्जांपल भी दूंगा। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या चीज है, सबसे पहले ये मेरे पास में कि ओके वी गॉट 15 मिनट्स मोर, 15 मिनट्स में हमारे पास में क्वेश्चन भी कर लेंगे और तब तक थोड़ा सा रिवीजन भी करा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक सेकंड रुक जाओ। अब देखो क्या दिक्कत आई जीवन में, क्या दिक्कत आई जीवन में। देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम थोड़े से एग्जांपल लेने वाले, एक एग्जांपल से बताऊंगा मैं अपने आप को किधर लेके जाऊं, इधर ले लेता हूं मैं। ठीक है, दिस इज अ गुड प्लेस, गुड बॉय। चलो अब देखो, दो बॉडीज हैं, ए, मान लो एक बॉडी है ए, एक बॉडी है बी। ठीक है, अभी जो ए है उसका मास मान लो m1 है, और ये मूव कर रही है वेलोसिटी u1 के साथ में। ए जो है वो वेलोसिटी u1 के साथ में चल रहा है, और b का मास जो है वो है m2, और ये वेलोसिटी u2 के साथ चले। जो मैं बता रहा हूं ना, एक बार समझ लो, फिर आपको एनसीईआरटी में दिखेगा ऐसा कैसा, उसको रीड कर लो फिर खत्म, उस आधार कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, m1 मास है इसका, u1 इसकी वेलोसिटी, u1 वेलोसिटी से मान लो कि ये मान लो ये दोनों सेम डायरेक्शन में, कैसे भी चलो एक काम करो, m1 वेलोसिटी, u1 वेलोसिटी, m2 वेलोसिटी, u2 वेलोसिटी। अभी क्या होगा कि थोड़ी देर बाद में ये टकरा जाएंगे। ठीक है, तो अभी आपको ये लिखना कैसे, आपको वो भी बता रहा हूं। आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम तो मैंने बता दिया, फंडा मैंने क्लियर कर दिया कि मोमेंटम पहले और बाद में बराबर रहेगा। अब आपको लिखना कैसे है वो जरा आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, आपको कुछ ऐसा लिखना है कि बिफोर कॉलिजन, बिफोर कॉलिजन क्या हो रहा था कि ये बॉडी जो थी ए, इसका मास था m1 ही है, इसकी वेलोसिटी थी u1, और जो वेलोसिटी थी b उसका मास था m2, और उसकी वेलोसिटी थी u2। ठीक है, फिर आपको लिखना है, अब आपको एक मतलब आपको ऐसे डायग्राम बनाते रहना है। ड्यूरिंग कॉलिजन मतलब मान लो कि ये दोनों आपस में टकरा गए, तो ड्यूरिंग कॉलिजन क्या हो जाएगा, ए बी। ड्यूरिंग कॉलिजन इसकी वेलोसिटी मास तो वही रहेगा m1। ठीक है, मास तो वही रहेगा m1, और इसका भी मास वही रहेगा m2। ठीक है, अभी वेलोसिटी तो मतलब मान लो कि दोनों अपनी अपनी तरफ आ रहे थे, तो उनकी वेलोसिटी उस मोमेंट के लिए खत्म जीरो भी हो सकती है, इसलिए हम यहाँ पे अब इस टाइम की वेलोसिटी नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमको स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं या फिर दोनों आपस में टकरा रहे हैं। बट हाँ, हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम प्रूव करना है। ठीक है, ये प्रूव कर रहे हैं हम, तो ड्यूरिंग कॉलिजन ऐसा हो जाएगा। उसके बाद में आपको लिखना है कि आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन का एक केस लिखना है। आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, आफ्टर कॉलिजन ऐसा होगा, सॉरी ड्यूरिंग कॉलिजन में ऐसा नहीं होगा ना यार, ड्यूरिंग कॉलिजन में ऐसा नहीं होगा, एक सेकंड
ड्यूरिंग कॉलिजन, ये हटाओ, इसको काटो, मैं क्योंकि रब इरेज करूंगा तो पूरा इरेज हो जाए। ड्यूरिंग कॉलिजन, अरे कुछ ऐसा दिखेगा ना भाई, ऐसा सिस्टम लगेगा ना ड्यूरिंग कॉलिजन, कॉलिजन हो रहा है इनका, ठीक है, टकरा चुके हैं, टकरा रहे हैं, मास तो वही रहेगा, मास तो कभी चेंज नहीं होगा। कभी आपने देखा कि किसी ने आपको चांटा मार दिया, चांटा मारने के बाद में आपका वजन घट गया हो ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हाँ, आफ्टर कोलिजन क्या सिस्टम रहेगा, आफ्टर कोलिजन फिर से दूर दूर हो जाएंगे, अरे बिफोर कोलिजन दूर दूर थे, अरे ड्यूरिंग कोलिजन पास पास, मतलब कोलाइड हो रहा है तो ऑब्वियसली टच होंगे, और आफ्टर कोलिजन फिर अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। तो ए इधर मान लो ए है, ये बी है, ठीक है, अभी टकराएंगे तो ये ऐसा तो होगा नहीं कि ए बी के आगे निकल जाएगा टकराने के बाद, ऑब्वियसली वो ऐसे ऐसे चल रहे थे और टकराएंगे तो ऐसे ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए ये ए वाला तो इधर साइड जाएगा नहीं। तो आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, मास तो वही रहेगा, अभी मास तो चेंज नहीं हो रहा, पर वेलोसिटी जरूर चेंज हो सकती है। अरे भाई मानो कि दो गाड़ियां ऐसे चल रही थी, दोनों एक डायरेक्शन में चल रही थी, मान लो कि ऐसे चल रही है, अब मान लो कि ये दोनों गाड़ियां टकरा गई, तो टकराने के बाद में इनकी वेलोसिटी तो बदल जाएगी ना, या फिर अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है और टकरा के निकल गई ऐसे, तो वेलोसिटी तो चेंज होगी ना। तो पहले जो इनिशियल वेलोसिटी थी u1, तो फाइनल वेलोसिटी मान लो कि v1 हो गई है। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अभी देखो आप कैसे प्रूव करोगे इसको, ऐसे प्रूव करोगे कि आप बोलोगे लेट द फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन के केस में, लेट द फोर्स exerted by A on B, A on B is equals to F1, ठीक है, और let the force exerted by B on A be F2। अरे ये इस पे एक फोर्स लगाएगा F1, ऑब्वियसली अलग अलग फोर्स लगाएंगे, और ये इस पे एक फोर्स लगाएगा F2, ठीक है, पर तो ये तो हो गया F1 और F2, पर एक चीज कि अभी हमने क्या पढ़ा, न्यूटन थर्ड लॉ, मतलब न्यूटन थर्ड लॉ का कहना था। अभी देखो, अभी बेसिक से देखो, कॉलिजन हुआ तो क्या हुआ कि F1 फोर्स, ये A वाले ने F1 फोर्स B के ऊपर लगाया और B वाले ने कुछ F2 फोर्स A के ऊपर लगाया, पर हमको ये बात ऑलरेडी पता है कि F1 इक्वल्स टू माइनस F2, माइनस F2 मतलब अरे एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस इक्वल है ना न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से, तो मैग्नीट्यूड में तो दोनों सेम रहेगा, बट डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि फोर्स है तो डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा। तो हमने क्या देखा था कि हमेशा देखो, मैं एक एक चीज बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि कभी कंफ्यूज ना हो, कभी भी आप भूलो ना। तो देखो F1 इक्वल्स टू F2 तो हमको पता है कि इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, पर हमको ये भी पता है कि दीज फोर्सेस ऑलवेज एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इसीलिए एक फोर्स पॉजिटिव है तो दूसरा फोर्स नेगेटिव होगा, नेगेटिव जो साइन है वो डायरेक्शन दर्शा रहा है। अभी मुझे, अब मैं इधर आता हूं, अब मुझे सेकेंड लॉ से इतना पता है, सेकेंड लॉ से मुझे उतना पता है कि F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी F1 जो था, अभी F1 देखते कितना होगा, ठीक है, ये इतना समझ लिया। अभी F1, इसको कलर चेंज कर देता हूं मैं, ठीक है, इतना आ गया। अभी हमने ये लिखा कि बाय सेकेंड लॉ फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो F1 क्या हो जाएगा, m1 a1, मान लो कि इसका कुछ एक्सेलरेशन a1 है, ठीक है, बॉडी A का वेलोसिटी तो u1 है, और मान लो इसका कुछ एक्सेलरेशन a1 है, ठीक है, और F2 के केस में हो जाएगा F2 हो जाएगा m2 a2। तो जब मैं इन दोनों को इस हिसाब से इक्वेट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, ये क्या आ जाएगा m1 a1 इज इक्वल्स टू माइनस m2 a2। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन दोनों के वैल्यूज रखूंगा, ठीक है, वैल्यूज कैसे रखूंगा भाई, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फोर्स लगाने के पहले कितनी वेलोसिटी थी u, और उसको माइनस करूंगा किससे, v से, मतलब फोर्स लगाने के बाद में कितनी वेलोसिटी हुई। तो अब मैं यहां पर डालूंगा वो वैल्यूज को, तो क्या हो जाएगा m1 a1 क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा, a1 क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी A, इस वाली बॉडी का एक्सेलरेशन है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई फोर्स लगने के बाद में, v1, तो v1। अभी मुझे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना ना इसका, और इनिशियल वेलोसिटी थी u1 माइनस u1 अपॉन t इज इक्वल टू माइनस m2 a2 क्या होगा, v2 माइनस u2 अपॉन t। अरे वेरी सिंपल, अब क्या करेंगे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, अभी t से t तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बचेगा m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 प्लस m2 v2। तो अभी ये क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि m1 v1, ये u है, हाँ ये u है, क्यों, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। इसको और सुंदरता से कैसे लिखोगे, क्योंकि जब आप प्रूव करोगे ना, आपको बोलेंगे कि प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, तो आप स्टार्ट ही इस फॉर्मूला से करोगे,
टू प्रूव ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाइनल फॉर्मूला हमारे पास में है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब अगर आपको समझ में आया कि है इस फॉर्मूले से कैसे समझ आएगा कि मोमेंटम इक्वल है इनिशियल और फाइनल। अरे m1u1 क्या है, m2u2 क्या है, ये दोनों क्या है, सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम है ना। मतलब इन दोनों बॉडी का जब बॉडी जब बॉडी अलग अलग ट्रेवल कर रही थी, जब बॉडी कोलाइड नहीं हुई थी, उसके पहले जो इसका इंडिविजुअल मोमेंटम है और जो इसका इंडिविजुअल मोमेंटम है, इसका जो सम है वो उनके टकराने के बाद भी सेम है। ठीक है, m1u1 प्लस m2u2, मतलब कि इनिशियल इनके अपने अपने मोमेंटम क्या है, ए का मोमेंटम क्या है m1u1, बी का मोमेंटम क्या है m2u2। ठीक है, जब टकरा गए तो टकराने के बाद में ए का मोमेंटम क्या होगा m1v1 और बी का मोमेंटम क्या होगा m2v2। तो ये जो टकराने के पहले जो सिस्टम ऑफ मोमेंटम्स था, इन दोनों का मोमेंटम उसका एडिशन, और टकराने के बाद में जो उनका सम है एडिशन है, वो दोनों बराबर है। तो यही हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, मतलब कि मोमेंटम कहीं गायब नहीं हुआ, मोमेंटम कंजर्व्ड है। ठीक है, ये इज इक्वल टू साइन का मतलब यही है कि फोर जब टकराने से कोलिजन से पहले जो मोमेंटम था ये पूरा, ठीक है भाई, बॉडीज भले ही अलग अलग ट्रेवल करे बट उनका टोटल मोमेंटम तो प्लस करके निकालोगे, और जो फाइनल मोमेंटम है उतना ये बराबर है, मतलब मोमेंटम कहीं गायब नहीं हुआ है। और एक चीज ध्यान रखना कि 11th में जब आप फिर से करोगे इसको, तो उसमें आप आइडियल और नॉन आइडियल केस दोनों करोगे। हम अभी आइडियल केस कंसीडर कर रहे हैं कि ये दोनों जो बॉडीज टकरा रही हैं, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे मूव कर रही हैं। आइडियल केस क्या होता है, मतलब जहां पर कोई भी फालतू फोर्स जो हमको नहीं यूज करना, वो फालतू फोर्स ना हो। फालतू फोर्स क्या क्या हो सकता है, फ्रिक्शन का फोर्स हो सकता है जो अभी हमको यहाँ पे नीचे, फिर ये दोनों जब टकराए तो इनसे जो हीट एनर्जी रिलीज होगी, वहां पे भी कुछ फोर्स वेस्ट होगा। ये सारी चीजें वेस्ट होंगी, एनर्जी अलग अलग जगह वेस्ट होगी, बट अभी हम कोई भी एनर्जी का वेस्ट कंसिडर नहीं कर रहे थे, बिल्कुल आइडियल केस लेके चल रहे थे। ठीक है, अभी एक आपको सेम फंडा में बता देता हूं, रिकॉइल का भी, रिकॉइल वेलोसिटी का भी मैं पिछले वाली साइड पे बता देता हूं, एक सेकेंड। हाँ, क्या है रिकॉइल वेलोसिटी का केस, यहां पे भी जब भी आपको रिकॉइल वेलोसिटी जब क्वेश्चन आता है ना, तो एक्चुअली न्यूटन थर्ड लॉ के अंडर नहीं आएगा, न्यूटन थर्ड लॉ के थ्रू हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम प्रूव किया है, बट इसका जो क्वेश्चन आता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के बेसिस पे आता है। क्या आता है, आपको यहां पर दे देगा कि वो मास की, आपके पास मास ऑफ गन होगी, मास ऑफ बुलेट होगा, ये जो क्या बोलते हैं हम, बुलेट है, ये किस वेलोसिटी से निकली, आपके पास में यूजी होगा, या इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी यूजी। ठीक है, आपको जो एक्चुअली हाँ ये जी फॉर गन होता है। ठीक है, तो आपको गन की इनिशियल वेलोसिटी होगी यूजी, आपके पास में बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी होगी यूबी। ठीक है, ये दोनों तो जीरो होगी ना, अरे गन फायर करने से पहले तो ना बुलेट मूव हो रही है, उसकी वेलोसिटी जीरो है, गन की वेलोसिटी जीरो है, कहीं भी नहीं जाना है। और ये जो अगर आपको इसमें डाउट हो रहा है ना, तो अब जो अभी हम 5 से 6 वाली स्पेशल क्लास करेंगे, उसके अंदर मैं आपको पूरी एंसर सॉल्व करूंगा, उसमें ये सब क्वेश्चन आएंगे, क्विज वगैरह भी लूंगा मैं उसमें। ठीक है, अब आपको बोल देंगे कि वेलोसिटी जो बंदूक की जो गन जो बुलेट गई वो वीबी वेलोसिटी से गई, तो बताओ कि जो गन है ये कितनी वेलोसिटी से पीछे जाएगी, कैसे करोगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम से। आपको ये सारी वैल्यूज पता है, आपको निकालना, मान लो वीजी निकालना है, तो आप क्या करोगे, mg ug प्लस mb ub इज इक्वल टू mg vg प्लस mb vb। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल वैल्यूज दोनों को मल्टीप्लाई किया, बाद में फाइनल वैल्यूज दोनों को मल्टीप्लाई किया, हम दोनों को इक्वेट कर दिया, सारी वैल्यूज आपके पास में थी, आप vg निकाल लोगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो एक न्यूमेरिकल भी कर ही लेते हैं। अभी ये एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है, ऑल्दो मैं इसको स्पेशल क्लास में करवाऊंगा, बट अभी मैं आपको क्विकली बताता हूं कि सिस्टम क्या है। अ गर्ल ऑफ मास 40 kg। देखो मैं हमेशा आपको बताता हूं कि अपना दिमाग मत लगाओ। अरे ये क्या हो गया, अपना दिमाग मत लगाओ। क्यों मत लगाओ, इसलिए मत लगाओ क्योंकि जितना जितना बोल रहा है ना वो चुपचाप लिख लो। गर्ल ऑफ मास 40 kg, मास 40 kg बोला है तो m इज इक्वल्स टू 40 kg लिख लूंगा मैं। गिवन टू प्रूफ लिखना बहुत जरूरी है, चाहे आपको नंबर चाहिए या नहीं। अगर आपको केवल आंसर भी लिखना है ना क्वेश्चन के अंदर, तो भी जो आप रफ शीट पे करो तो आप गिवन टू प्रूफ लिखो। बार बार जब आप क्वेश्चन देखते हो, क्वेश्चन देख के फिर आंसर लिखते हो, क्वेश्चन देख के फिर आंसर लिखते हो ना, तो आप वैल्यू में गड़बड़ कर देते हो, और इसमें ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाना, ऐसा ही करना। जम्प्स विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड ऑन टू अ स्टेशनरी कार्ट। अभी देखो विद फ्रिक्शनलेस व्हील्स, वैसे फ्रिक्शनलेस तो होता नहीं बट आइडियल केस है। द मास ऑफ द कार्ट इज 3 kg, व्हाट इज द वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग, एज्यूम दैट देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स वर्किंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा एज्यूम करने का बोला, क्योंकि एक्चुअली तो होगा ना, फ्रिक्शन का फोर्स होगा डेफिनेटली, बट अभी हम आइडियल केस में जिसमें कुछ भी नहीं होता। तो अभी क्या बोला, m इज 40 kg। अब ये जो गर्ल की वेलोसिटी है vg, गर्ल की वेलोसिटी ये क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, और हमको बोला है कि कार्ट का मास ये mg, कार्ट का मास m ऑफ कार्ट
इज इक्वल्स टू 3 kg और स्टेशनरी कार्ड बोला है, स्टेशनरी, देखो ये शब्द पकड़ो, शब्द पकड़ो। फिजिक्स में है ना जो हम बोलते हैं ना कि शब्द नहीं भावनाएं समझो, फिजिक्स में भावनाएं नहीं शब्द समझो, ठीक है, शब्द समझो। स्टेशनरी कार्ड बोला है तो VC इज इक्वल्स टू 0, स्टेशनरी है, मीटर पर सेकेंड। अभी हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वेलोसिटी एज द कार्ड स्टार्ट्स मूविंग, ठीक है। और एक्चुअली एक मिनट, आई एम रियली सॉरी, ये UG है, ये कार्ड से टकराने के पहले की वेलोसिटी है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद की वेलोसिटी तो हमको निकालनी है, बट हमको कार्ड से मतलब कार्ड पे जाने के पहले की वेलोसिटी UG ये दी है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसकी 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी, उसके बाद ये कार्ड पे चढ़ी, ठीक है। तो और ये UC कार्ड की वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकेंड। अभी हम क्या करेंगे, देखो ये आपको यहां पे भी दे रखा है सब कुछ, ठीक है, आप लगाओ। प्लस MC UC इज इक्वल्स टू MG VG प्लस MG MC VC, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। ये UC 0 था ना, MG UG क्या हो जाएगा 200, 4 5 200 इज इक्वल्स टू MG क्या है 40 इंटू VG प्लस MC इंटू VC। अभी ये क्या बोल रहा है, हाँ ये भी 3 है। अभी हमारे पास में 2 वैल्यूज निकाल, अब आप बोलोगे कि भैया तो हमारे पास में 2 वैल्यू निकालने, हमको VG भी निकालना है VC भी निकालना है, ठीक है। अरे निकलेगा, सब निकलेगा, ठीक है। एक सेकेंड, ओ वी आर अबव टाइम, इट्स 1 hour 1 minute, ओके ओके ओके, चलो ये सस्पेंस ठीक है, ये सस्पेंस है, बहुत ही खूबसूरत सा सस्पेंस हो गया आप लोगों के लिए। बट आपको ये ऑल्दो ये जो क्वेश्चन है ना, ये डायरेक्ट NCERT में है, NCERT एग्जाम्पल में है। तो जब आप स्पेशल क्लास अटेंड करने आ रहे हो ना, तो पहले एक बार ये NCERT एग्जाम्पल पूरा देख लेना, उसके बाद पहुंचना, ठीक है। सो दैट्स इट यार। अभी के लिए क्या करते हैं, अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट। अभी हमने क्या कर दिया, ओ ये तो पूरा चैप्टर खत्म हो गया, ओ भैया आपने तो मोशन भी हो गया, पोर्शन लॉ, देखो देखते ही देखते कितना सब कुछ कंप्लीट हो गया ना। केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए मैंने, केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए, फिजिक्स के जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स वो करवा दिया, बचे भी कितने, 1 2 ही बचे हैं और, ठीक है। अरे भाई ये तो बहुत ही सही चल रहा है, और इतना सही सिस्टम बना दिया है मैंने कि आप यहां पे पढ़ो 4 से 5, 5 से ये 5 से चले जो स्पेशल क्लास है उसको मैं ट्राई कर रहा हूं शिफ्ट कर दूं 7 से 8 PM पे, ठीक है। प्रोबेबली कल से हो जाएगी, कल से पक्का 7 to 8 PM 99% श्योर है कि हम 7 to 8 PM हो जाएगी। और अगली बात, या हो सकता है कि प्रोबेबली अभी वाली क्लास से 7 to 8 PM शिफ्ट हो जाए, क्योंकि ये वीडियो प्रीमियर है, मैं पहले रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है, उस टाइम से। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगी ना वो सही मिलेगी, मतलब उसमें आपको सही टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो यार हमने कर दिया है इसी के साथ में इस चैप्टर को समाप्त, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था ये हम कवर करेंगे, एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन जो मैं आपको बताऊंगा आज, उसके अंदर क्विज वगैरह सब कुछ होगी यार। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग यार, हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया, और साथ में रात को 10 से 11 बजे इसी के क्विज लेंगे जो हमने आज तक पढ़ा है, केमिस्ट्री के 3 चैप्टर और इसका ये वाला 2 चैप्टर, फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर। मैं रोज जो क्विज ले रहा हूं ना वो ऐसे ले रहा हूं कि आज जो पढ़ा है वो और अभी तक जितना पढ़ा है वो भी, ताकि आपके दिमाग से कभी भी कोई भी टॉपिक किसी भी हालत में ना छूटे, ठीक है। आप लोगों, बहुत सारे लोग पूछते हैं क्वेश्चन तो रिपीट है, बट रिपीट होने दो ना, क्या जा रहा है, ठीक है। तो यार दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन, आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। जॉइन मेरी स्पेशल क्लास, अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो यूज स्मार्टनेस, ये कूपन कोड यूज करना, और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल को भी फॉलो कर सकते हो, ये फ्री है फॉलो करना, वहां फॉलो करके आप मुझसे कुछ पूछ भी सकते हो, मैंने डायरेक्ट मैसेजिंग का ऑप्शन भी चालू रखा है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन, और लेट्स डू समथिंग, लेट्स डू योर स्माइल थेरेपी, ठीक है, लेट्स डू योर स्माइल थेरेपी। बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं इसकी, ऑल्दो मैं ये प्रेफर करता हूँ कि लाइव सेशन में कराऊँ, ताकि क्योंकि हम सब उस टाइम लाइव रहते हैं, बट एनी विच वेज द थिंग इज दैट नो मैटर वॉट, आपका दिन कैसा गया हो, आपका दिन अच्छा गया हो, दिन बुरा गया हो, किसी ने कुछ बोल दिया हो, किसी ने कुछ नहीं बोला हो, किसी से बात हुई हो, किसी से झगड़ा हुआ हो, जो भी हो, जो प्रेजेंट है वो ही सच है। तो अगर इस मोमेंट पे आप स्माइल करते हो, दैट इज मोर देन इनफ, इट इज वेरी गुड, ओके। सो व्हेन आई से स्टार्ट 5 seconds फ्रॉम देन वी बोथ विल स्माइल, मैं भी और तुम भी, ठीक है। स्टार्ट। All right, thank you so much for joining and I'll catch you guys very soon today 10 to 11 and 5 to 6 या 7 से 8 जो भी आपको डिस्कशन लिंक मिले, और कल 4 से 5 फिर से
ऑलराइट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। गुड बाय, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जब भी आप देख रहे हो इसको। ठीक है, बाय बाय।